बच्चे को जन्म देती महिला का वीडियो 999 रुपए, महिलाओं के ब्यूटी पार्लर वाले वीडियो 1599 रुपए, महाकुंभ में संगम स्नान करती महिलाओं के वीडियो 1000 से 1500 रुपए, तमाम यौन विकृतियों का व्यापार बना डाला है। ये सब कहाँ हो रहा है? वहीं जहां प्रतियोगी या बोर्ड परीक्षाओं के पेपर भी लीक हो रहे हैं, वहीं जहां दुनिया भर के चरमपंथी अतिवादी अपने अराजक विचारों का अड्डा बनाए हुए हैं। ये क्या जगह है दोस्तों? ये जगह है टेलीग्राम। होना तो इसे एक मैसेजिंग सर्विस था, लेकिन इस एप्लीकेशन के दुरुपयोग दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आज के लल्लन टॉप शो में हम टेलीग्राम पर चल रही विकृतियों और फर्जी धंधों पर विस्तार से बात करेंगे। तमाम कानूनों और दावों के बावजूद कौन से लूपहोल्स बचे रह गए हैं कि इन ऐप्स पर वो सारी नाफरमानियां हो रही हैं जिन पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस खबर पर विस्तार से चर्चा के बाद हम जानेंगे दिन की अन्य जरूरी सुर्खियां भी। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by American Pistachios and Sensodyne Cake. That's the power of pistachio. हमारे देश में टेलीग्राम की स्थिति पर बात करने से पहले ऑस्ट्रेलिया से खबर सुनते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लगभग 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रुपए में कहें तो लगभग 5.5 करोड़ रुपए। ये जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि टेलीग्राम ने एक सवाल का जवाब देने में देर कर दी। सवाल ये कि टेलीग्राम ने चाइल्ड अब्यूज, हिंसक और चरमपंथी कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। इसी को लेकर के मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलिया के ई सेफ्टी कमीशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, एक्स, फेसबुक और टेलीग्राम और रेडिट से जवाब मांगा था। टेलीग्राम और रेडिट से पूछा गया था कि वो अपनी सर्विस में चाइल्ड अब्यूज मटेरियल से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। मई तक उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन टेलीग्राम ने अक्टूबर में अपना जवाब सबमिट किया, यानी लगभग 6 महीने की देरी से। इसी देरी की वजह से ये जुर्माना लगाया गया है। टेलीग्राम को लेकर के दुनिया भर में चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। भारत के उदाहरणों से भी समझते हैं। जब महिलाएं अपनी समस्या लेकर के किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, किसी अस्पताल में जाती हैं, तो वहां पर एक अनकहा विश्वास होता है, एक परस्पर भरोसा होता है। हमारा समाज इसी भरोसे से चलता है। इसीलिए महिला अपनी पहचान और अपनी प्राइवेसी की चिंता किए बगैर अपनी समस्या साझा करती है। लेकिन गुजरात के राजकोट के एक अस्पताल में कुछ लोगों ने इस भरोसे पर चोट करने की कोशिश की। यहाँ के पायल मैटरनिटी अस्पताल में एक प्रेग्नेंट महिला जांच के लिए गई। डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगाया और वो वापस अपने घर आ गई। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें मालूम हुआ कि अस्पताल में हुई उनकी प्राइवेट जांच और इंजेक्शन लगवाने का वीडियो कुछ रुपयों के बदले बेचा जा रहा है। फिर मालूम हुआ कि राजकोट का यही एक अस्पताल नहीं, गुजरात के और भी अस्पतालों के वीडियो बेचे जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई मेडिकल जांच को बेचा जा रहा था और इन तमाम वीडियोस की बिक्री का जरिया था टेलीग्राम ऐप। ये वही ऐप है जो अमूमन चैट के लिए लोग अपने फ़ोन में रखते हैं। यूट्यूब पर एक चैनल था जिस पर शॉर्ट्स अपलोड किए जा रहे थे। शॉर्ट्स यानी वो छोटे वीडियोस जो वर्टिकल फॉर्मेट में अपलोड किए जाते हैं। इन शॉर्ट्स में इन महिलाओं के वीडियोस का एक हिस्सा था और पूरा वीडियो देखने के लिए एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया था। इस टेलीग्राम चैनल पर जाते ही यूज़र से फुल वीडियो के बदले पैसे मांगे जाते थे। सवाल है कि ये कहानी खुली कैसे? अहमदाबाद में एक फ्रीलांस पत्रकार हैं सागर पटोलिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सबसे पहले इस घटना की जानकारी दी थी। लल्लन टॉप के रिपोर्टर रजत पांडे ने सागर पटोलिया से बात की। इस बातचीत में सागर ने बताया कि टेलीग्राम पर एक सब्सक्रिप्शन प्लान चल रहा था। पैकेज के हिसाब से वीडियोस का बंडल बांटा गया था। मेरे सोर्स ने मुझे बताया कि वो एक यूट्यूब चैनल है, वो यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियो पोस्ट किए जाते हैं जिसमें हॉस्पिटल के अंदर के वीडियो है जो महिलाओं की प्राइवेसी के लिए खतरा हम देख सकते हैं। तो मैंने वो पूरी चैनल विजिट की। वो लोग अपील कर रहे थे कि आपको अगर पूरा वीडियो देखना है तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं टेलीग्राम चैनल पर गया तो वहां पर फोल्डर बनाए हुए थे कि हॉस्पिटल के अलग अलग वार्ड के कि प्रेगनेंसी के वीडियो आपको देखने हो तो इतने वीडियो है, वो इतने वीडियोस के इतने रुपए, और पूरी चैनल का सब्सक्रिप्शन 999 मतलब 1000 रुपए का सब्सक्रिप्शन वो था। अगर आप 1000 रुपए पे करते हो तो आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। तो फिर मैंने वो
पूरा कंबाइन करके एक स्टोरी मैंने ट्विटर पर पोस्ट की। और गुजरात की चैनल है न्यूज कैपिटल, उसने ब्रेक की वो स्टोरी, और वो लोग पहुंचे पायल हॉस्पिटल। उन लोगों ने पता किया कि ये सारा कांड पायल हॉस्पिटल का है। बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि टेलीग्राम चैनल के अंदर ना सिर्फ गुजरात की पर देश की अलग अलग हॉस्पिटल के भी वीडियोस है जोन वाइज, और बाकी भी सारा बहुत कुछ फोन कंटेंट पोस्ट किया हुआ है, और ये पूरा बिजनेस चल रहा था। और अहमदाबाद साइबर क्राइम सेल ने केस दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। इस बारे में जब पायल मैटरनिटी क्लिनिक के मैनेजमेंट से पूछा गया तो जवाब मिला कि शायद सीसीटीवी हैक किया गया है। दावा यह भी कि हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। एक तरफ जहां गुजरात पुलिस इस केस से जूझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस भी एक मिलते जुलते केस से माथापच्ची कर रही थी। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचना मिली थी कि गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश से भी महिलाओं के वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, और ये वीडियो उन महिलाओं के हैं जो प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने पहुंची थी। ये वीडियोस तब बनाए गए जब महिलाएं या तो संगम में स्नान कर रही थीं या वो चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रही थीं। गुजरात वाले वीडियोस की तर्ज पर ही ये वीडियो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डाले गए। जब भी यूज़र इन वीडियोस पर जाता तो वहाँ से यूज़र को टेलीग्राम के चैनल का लिंक भेजा जाता, और इन चैनल्स के नाम कुछ इस तरह से थे: गंगा रिवर ओपन बाथिंग ग्रुप, हिडन बाथ वीडियोज़ ग्रुप, ओपन बाथ वीडियोज़ ग्रुप। इन ग्रुप्स पर महिलाओं के वीडियोज़ बेचे जा रहे थे, दाम 1000 से लेकर के 3000 तक। यूज़र से पेमेंट मिलने के बाद उन्हें एक लिंक दिया जाता जिस पर जाकर के यूज़र सारे वीडियोस डाउनलोड कर सकते थे। अहमदाबाद साइबर क्राइम की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम के ध्यान में एक यूट्यूब चैनल आई थी, जिस चैनल में कुछ वीडियो अपलोड किए हैं। इस अगर वीडियो का हम कंटेंट देखें तो किसी एक हॉस्पिटल का जो लेबर रूम है, वहां पे जब महिला को इंजेक्शन दिया जा रहा है तो ऐसे वीडियो उसमें पोस्ट किए गए हैं, और उसमें एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जिसमें ऐसे वीडियो पोस्ट करने और देखने के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन फी डिमांड की गई है। तो साइबर क्राइम की टीम ने इस पे इन्वेस्टिगेशन प्राइमा फेसी की, और हम उसके अगेंस्ट में एफआईआर करके आगे की इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और जो भी लीगल प्रोसीजर है वो कर रहे हैं। ये दोनों घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में घटी थी, लेकिन इनको चलाने वाला रैकेट एक ही था। 19 फरवरी को खबर आई कि अहमदाबाद पुलिस ने केस क्रैक कर लिया है और इस केस से जुड़े 3 प्रमुख आरोपियों को अरेस्ट किया है। प्रज्वल अशोक तेली, जो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है, ब्रिज राजेंद्र पाटिल, जो महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला है, और चंद्र प्रकाश, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला। अहमदाबाद पुलिस ने बताया कि पूरे स्कैंडल का मास्टरमाइंड प्रज्वल अशोक तेली है। अशोक ने ही अस्पताल के वीडियोस का यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल बनाया। इन्हीं चैनलों के जरिए लीक्ड वीडियोस की खरीद फरोख्त हो रही थी। साइबर क्राइम ब्रांच के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के मुताबिक 12वीं पास अशोक ने ये चैनल 17 फरवरी 2024 को बनाया था। दूसरा आरोपी जो है ब्रिज राजेंद्र, वो 12वीं पास है वो भी, और नीट की तैयारी कर रहा है। उसी ने टेलीग्राम चैनल चलाने के लिए फ़ोन नंबर मुहैया करवाया। बैंक अकाउंट, सब्सक्रिप्शन प्लान सहित पैसे के तमाम लेन देन ब्रिज ही देखता था। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि ये लोग रोमानिया और अटलांटा के हैकर्स के भी संपर्क में थे। इसमें मतलब अलग अलग जगह से हैक हुए सीसीटीवीज, कुछ बाहर के वीपीएन आ रहे हैं जो ये अटलांटा का है और रोमानिया के वीपीएन हैं, तो बाहर से भी हैकिंग का प्रयत्न किया गया है जो प्राथमिक तपास में आ रहा है। उसके साथ साथ इंडिया में भी एक दो हैकर के आईडी हमें मिल रहे हैं, तो अभी उसमें हम जांच कर रहे हैं। अहमदाबाद पुलिस की इस कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश पुलिस के केस में भी मदद की। कैसे? क्योंकि गिरफ्त में लिए गए ये 3 लोग कुंभ से महिलाओं के वीडियोस भी लीक कर रहे थे। टीम हमारी लातूर गई थी, एक टीम हमारी सांगली गई थी, और एक टीम हमारी प्रयागराज गई थी, और एक टीम हमारी गुड़गांव भी गई थी। तो कल रात को वो सब कुछ वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से आज सुबह हमने ऑपरेशन किया, और तीनों जगह से हमें तीनों मेन आरोपी को पकड़ा गया। तो आरोपियों के नाम हैं, वो प्रज्वल अशोक तेली लातूर का रहने वाला है, और वो मेन मास्टरमाइंड है। वो वर्चुअल नंबर से रोमानिया और अटलांटा में हैकर्स के संपर्क में था, और वो वीडियोस आगे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स और टेलीग्राम ग्रुप्स को बेचता था। उसके साथ संपर्क में ब्रिज राजेंद्र पाटिल था, जो टेलीग्राम में अगर किसी को वैसे वीडियोस, इंडिसेंट वीडियोस चाहिए तो पैसे लेके वो QR कोड और UPI के थ्रू पेमेंट लेता था। और इसी तरीके से एक CP मोंडा करके यूट्यूब चैनल था जो प्रयागराज से ऑपरेट हो रहा था,
और वो उसका जो मेन आरोपी चंद्र प्रकाश फुलचंद बीन्स जो ऑपरेट कर रहा था, उसको तीनों को हमने अलग अलग लोकेशन से उठाया है। इसके बाद कुछ और जानकारियां सामने आईं। अशोक टेली के इस पूरे गैंग ने रोमानिया और अटलांटा के हैकर्स की मदद से अस्पतालों की सीसीटीवी कैमरा हैक करके ये वीडियोस हासिल किए थे। ये ग्रुप महिलाओं को इंजेक्शन लगते या बच्चों के पैदा होने के समय के वीडियोस डाउनलोड करता था। वहीं प्रयागराज में इस गैंग ने कुछ लड़कों की मदद से स्नान करती महिलाओं के वीडियोस भी हासिल कर लिए थे। लड़के अमूमन शाम ढलते वक्त प्रयागराज के स्नान वाले घाटों पर जाते थे। वहां वो छुप करके मोबाइल फ़ोन या स्पाई कैमरा की मदद से महिलाओं की स्नान करते हुए या कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाते थे। उन वीडियोस को प्रयागराज के चंद्र प्रकाश को दे दिया जाता था। इसके बाद टेलीग्राम पर 2 तरह के चैनल बनाए जाते, रेगुलर और प्रीमियम। रेगुलर ग्रुप के कस्टमर्स से कम पैसे लिए जाते, उन्हें वीडियोस के क्लिप्स दिए जाते। प्रीमियम ग्रुप के कस्टमर से ज़्यादा पैसे लेकर के उन्हें पूरे वीडियो, फुल वीडियोस दिए जाते हैं। आपको पता ही है कि इस केस के 2 आरोपी अशोक और ब्रिज 12वीं पास हैं। उनका गैंग अस्पताल के साथ साथ बेडरूम, स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज भी हैक कर रहा था। अहमदाबाद साइबर क्राइम डिवीजन के मुताबिक अब तक के 9 महीने के दौरान उन्होंने करीब 50,000 सीसीटीवी कैमरा हैक किए थे। ये महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात हुई जो टेलीग्राम पर हो रहा था। अब इस प्लेटफॉर्म की दूसरी समस्या की बात करते हैं, वो है पेपर लीक। 23 फरवरी 2025 मध्य प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के पेपर लीक करने के लिए टेलीग्राम पर चैनल बनाए गए। चैनल में ऐड करने के लिए छात्रों से पैसे मांगे गए। इस खबर का सोर्स है दैनिक भास्कर। साल 2024 में पेपर लीक के बड़े केसेस में बार बार टेलीग्राम का नाम आया। जैसे 5 मई 2024 इस दिन देश भर में हुई नीट यूजी का परीक्षा बिहार में लीक हुआ। आरोप लगे कि लीक होने के बाद पेपर टेलीग्राम पर ही सबसे पहले शेयर किए गए। 18 जून 2024 इस दिन होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा का पर्चा टेलीग्राम पर ही लीक हुआ, परीक्षा स्थगित कर दी गई। 22 जून 2024 इस दिन होने वाली मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के पर्चे टेलीग्राम पर लीक करने की कोशिश की गई। चैनल्स पर एक पेपर का रेट रखा गया 2500 रुपए। ये एजुकेशन सेक्टर के एग्जाम्पल हो गए। कुछ और उदाहरण हैं, जैसे कि डेक्कन हेरल्ड की खबर के मुताबिक साल 2023 में टेलीग्राम पर भारतीय शेयर मार्केट में स्टॉक मैनिपुलेशन का इल्जाम लगा। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने टेलीग्राम के एडमिनिस्ट्रेटर्स पर 2.83 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। CNBC TV 18 की खबर के मुताबिक साल 2023 में ही टेलीग्राम पर पैसों के फ्रॉड भी पकड़े गए। फ्रॉड करने वाले लोगों को व्हाट्सएप पर वर्क फ्रॉम होम की नौकरी ऑफर करते थे, फिर उन्हें टेलीग्राम पर बुलाते थे, क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने को कहते थे, जो अमूमन नकली क्रिप्टो करेंसी होती थी। यूजर पैसा लगाता था और फिर ठग पैसा लेकर के चंपत हो जाते थे। जनवरी 2024 में दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। उनके पास से 60 लाख के लेन देन के सबूत मिले और पता चला कि इनके तार कुछ चीनी नागरिकों से भी जुड़े हुए हैं। संगठन है इंडिया फ्यूचर फाउंडेशन। उसकी साल 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कई लोग और संगठन ड्रग्स का कारोबार करने के लिए टेलीग्राम की मदद लेते हैं। CNBC TV 18 की खबर ये भी बताती है कि साल 2024 में कुछ टेलीग्राम चैनल्स लोगों से पैसा लगवा करके एक कंपनी के स्टॉक के भाव बढ़ा रहे थे, जिसके बाद सेबी ने टेलीग्राम चैनल्स के ऑपरेटर पर 50 लाख का फाइन जड़ दिया था। इसके अलावा टेलीग्राम पर मूवी पायरेसी, चाइल्ड पॉर्न और आतंकी संगठनों के चैनल समय समय पर उभरते रहते हैं। काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट ये न्यूयॉर्क और लंदन में एस्टैब्लिश नॉन प्रॉफिट संस्था है जो दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ पॉलिसी मेकिंग पर काम करती है। इसके मुताबिक ये आतंकी संगठन टेलीग्राम जैसे एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल नई भर्तियों में, फंडिंग में, हिंसा भड़काने में और आतंकी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने के लिए करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर से दिसंबर 2022 के बीच टेलीग्राम ने रियाद स्थित ग्लोबल सेंटर फॉर कॉम्बैटिंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के साथ मिलकर के 2.5 लाख से ज़्यादा अलकायदा से जुड़े कंटेंट हटाए थे। इसका मतलब ये कंटेंट वहाँ पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन टेलीग्राम की जो कार्रवाई अब तक रही है वो नाकाफ़ी ही रही है। हमने कुछ पत्रकारों से बात की और पूछा कि क्राइम और टेलीग्राम का सिंडिकेट कैसे काम करता है। क्राइम करने के लिए इसका इस्तेमाल इसीलिए होता है क्योंकि टेलीग्राम में जो सिक्योरिटी फीचर्स है उसका स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन है। ये व्हाट्सएप के तहत नहीं है। व्हाट्सएप का एन्क्रिप्शन मॉडल बिल्कुल अलग है, टेलीग्राम का एन्क्रिप्शन मॉडल बिल्कुल अलग है। कई दफा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बार बार टेलीग्राम को जब लिखते भी है उनको कोई जवाब नहीं मिलता है। एक तरीके से जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया था उसको मिसयूज किया जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो टेलीग्राम पे आपका फोन नंबर तक बताना जरूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो आप
बिल्कुल अनट्रेसेबल रह के, अगर आप वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हो, आपके आईपी एड्रेस भी आसानी से मास्क हो जाते हैं। तो ऐसे कोई सूत्रधार नहीं छोड़ते हैं ये लोग, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कि आपका एक प्रोफाइल है टेलीग्राम पे, उस प्रोफाइल में फोन नंबर नहीं है, आप वीपीएन मास्क करके उसका आईपी एड्रेस बदल के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए मुश्किल हो जाती है इन लोगों को पकड़ पाना। और इसी फीचर का मिसयूज जो ये क्रिमिनल्स है वो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप कहीं पे भी आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशंस अगर डार्क वेब के फॉलो करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे डार्क वेब का एक ऐप एक्सटेंशन के तौर पे टेलीग्राम काम में इस्तेमाल किए गए हैं। पहले हमने देखा है कि जैसे पेपर लीक में जितने भी पेपर्स शेयर किए गए हैं वो टेलीग्राम के माध्यम से शेयर किए गए हैं। यहाँ तक कि लोगों को कनेक्ट करवाने के लिए भी जो प्राइवेट ग्रुप्स बनाए गए हैं वो भी टेलीग्राम में बनाए गए थे। इसके अलावा जो हाल ही में डिजिटल अरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट में इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एजेंसीज से जितने भी लोगों ने कम्युनिकेशन इनिशियली किया वो सारे टेलीग्राम के माध्यम से होते थे। और इसी वजह से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होती है। इनकी हायरिंग्स की प्रोसेस की मैं बात कर रही हूँ, डिजिटल अरेस्ट की जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसकी नहीं, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों को हायर करके विदेश में ले जाया जा रहा था, जहाँ पे वो बंदी बन के, कैदी बन के एक तरीके से ये साइबर क्राइम्स कर रहे थे, वो पूरा प्रोसेस मिसयूज टेलीग्राम के माध्यम से हुआ था। लेकिन टेलीग्राम की टेक्निकल खासियत क्या है कि ये सब संभव हो पा रहा है, ये जानने के लिए ब्रीफ में आपको टेलीग्राम की कहानी समझा देते हैं। 10 अक्टूबर 1984 लेनिनग्राद, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है, वहाँ पावेल ड्यूरोव का जन्म हुआ। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली और उनके भाई निकोलाई ड्यूरोव ने गणित में पढ़ाई की। निकोलाई ने एम्प्टी प्रोटो एन्क्रिप्शन विकसित किया। एन्क्रिप्शन यानी किसी सूचना को बहुत सारी फर्जी सूचनाओं की तहों के नीचे दबा देना ताकि असल सूचना आसानी से समझ ना आए। साल 2006 में पावेल ने रूस का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क वीके बनाया, जो रूस का फेसबुक कहलाता है। साल 2014 में रूसी सरकार ने पावेल से कहा कि वो यूक्रेनी एक्टिविस्ट का डेटा उनको सौंपे। पावेल ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें रूस और कंपनी दोनों छोड़नी पड़ी। साल 2013 में पावेल और निकोलाई ड्यूरोव ने मिलकर के टेलीग्राम लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए बात करने वाले यूजर्स के संदेश एन्क्रिप्टेड थे। उन्हें इन दो यूजर्स के अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता था, भेजने वाले के सिवा और रिसीव करने वाले के सिवा। ये इस ऐप की सबसे खास बात थी और सबसे विवादित भी। साल 2018 में रूस ने टेलीग्राम को बैन कर दिया क्योंकि पावेल ने सरकार को एन्क्रिप्शन कीज देने से इनकार कर दिया। उन्होंने टेलीग्राम को क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंड किया और उसे पूरी तरह से एड फ्री रखा। साल 2024 में आए आंकड़ों के मुताबिक इस समय दुनिया भर में टेलीग्राम के 950 मिलियन यानी 95 करोड़ यूजर्स हैं। साल 2024 में ही पावेल को टेलीग्राम पर हो रही आतंकी गतिविधियों के आरोप के तहत फ्रांस में अरेस्ट कर लिया गया था, जहां से वो जमानत पर छूटे। आपने देखा कि टेलीग्राम की सबसे बड़ी खासियत है इसका इंक्रिप्शन। इसको हमने बेहतर तरीके से समझा एक टेक एक्सपर्ट की मदद से। इंक्रिप्शन अगर एक आम आदमी की भाषा में बोलूं तो एक डिजिटल ताला है जो आपके डिजिटल रिकॉर्ड्स पर डाल दिया जाता है, ताकि जब आप रिकॉर्ड्स को प्रसारित करेंगे या ट्रांसमिट करेंगे तो रास्ते में कोई भी व्यक्ति उस डिजिटल ताले को तोड़कर आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर जो जानकारी है उसे देख, पढ़ या सुन ना सके। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि न केवल आपकी डेटा बल्कि आपकी पर्सनल निजता या प्राइवेसी है उसका संरक्षण हो सके। आपको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप बिना किसी डर के आप जो कुछ अभिव्यक्त करना चाहें कर सकते हैं, और मुख्य तौर पर कहीं ना कहीं एक सिक्योर कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने का एक स्रोत होता है। यही कारणवश होता है कि अधिकांश लोग आज टेलीग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं, न केवल लाजमी काम के लिए बल्कि इलीगल और इलेजिटिमेट एक्टिविटीज के लिए भी। यानी माना जा सकता है कि ऐप के इन फीचर्स का फायदा उठाते हुए लोग टेलीग्राम का क्राइम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कानूनी लूपहोल कुछ तो होंगे। सरकार सोशल मीडिया साइट्स को नोटिस भेजकर आपत्तिजनक कंटेंट हटवा सकती है, तो टेलीग्राम को रोकने में कहां दिक्कत आ रही है, एक्सपर्ट से सुनते हैं। टेलीग्राम जैसे जो चैनल होते हैं ये लोग अनोनिमिटी पे ऑपरेट करते हैं। टेलीग्राम में जरूरी नहीं है कि आप अपना फोन नंबर डालें तभी कोई आपको पहचान पाएगा। टेलीग्राम में आप विद यूजर नेम ऑल्सो दूसरे लोगों से वार्तालाप कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में प्राइवेट चैट्स कर सकते हैं जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। तो इसीलिए इनका मिसयूज करना बड़ा आसान हो जाता है। देखिए, गवर्नमेंट ने इस तरह के ऑपरेटर्स को रीन इन करने के लिए और इनको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने इंश्योर किया है कि हर एक कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट करती है
चाहे उनके सर्वर्स कहीं भी हैं, चाहे उनकी मेन ऑर्गेनाइजेशन किसी और कंट्री में बेस्ड है, इंडिया में उनका एक ओम्बड्समैन होना चाहिए जो इस बात की जिम्मेवारी ले कि जो कंटेंट होस्ट हो रहा है उनकी वेबसाइट्स पे, वो कंटेंट की वो जिम्मेदारी ले। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आईटी एक्ट में एक एग्जेम्पशन भी है इंटरमीडियरीज का, जहां पर इंटरमीडियरी ये सेफ हेवन ले सकता है कि देखिए इस कंटेंट को डिसेमिनेट करने में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तो एक माध्यम मात्र हूं, और उस पर लोग आकर जो भी कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी उन्हीं को लेनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे से उन लोगों की जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूं। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, ये जितने भी स्कैमस्टर्स होते हैं ये बड़ी आसानी से फिर भी कानून की गिरफ्त से निकल जाते हैं, क्योंकि आपको रजिस्टर करने के लिए एक मोबाइल नंबर चाहिए, और किसी भी आप देखें किसी भी छोटे दूर दराज के गांव में किसी भी आप इतने सारे नंबर सेल के लिए अवेलेबल हैं जहां पर कोई और अपने नाम से सिम लेता है और किसी और को बेच देता है, और इसको एक पूरा इंडस्ट्री बनाया हुआ है आज की डेट में स्कैमस्टर्स ने। तो वाइल गवर्नमेंट स्टेप्स भी ले जिम्मेवारी एक प्लेटफॉर्म की है आपको आइडेंटिफाई करना कि अगर किसी एक पर्टिकुलर चैनल से या एक पर्टिकुलर अकाउंट से कोई कंटेंट डिसेमिनेट हो रहा है, या उस कंटेंट या उस पर्टिकुलर चैनल या उस पर्टिकुलर अकाउंट से कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो गवर्नमेंट को वो प्लेटफॉर्म ये बता सकता है कि ये पर्टिकुलर विशेष बंदा है जिसने ये जानकारी मुझे दी थी। बट उसके बाद क्या, आपको फोन नंबर मिल गया, लेकिन आपको फोन नंबर मिलने के बाद उस नंबर को जब आप ट्रेस करते हैं तो वो किसी आमुक व्यक्ति का आपको मिल जाता है जो कहता है जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो रिक्शा चलाता हूं, मुझसे तो किसी ने ये नंबर खरीद लिया था, मुझे 10,000 रुपए दिए थे, और दैट्स वेयर द सर्च एंड्स। और इस तरीके के बहुत सारे अपराधों में ये देखा जाता है कि फोन के माध्यम से रजिस्टर होते हैं लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे, और उसके बाद उन फोन नंबर्स को जब हम ट्रेस करते हैं तो वो उन लोगों का निकलता है जो समाज के उस तबके से आते हैं जहां पर इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो अपना फोन नंबर इस प्रकार से किसी को ना बेचें। और आज टेलीग्राम पे ही इतने सारे मोबाइल नंबर सेल के लिए अवेलेबल हैं जो मिसयूज हो सकते हैं, या जिनका मिसयूज करके और चैनल बनाए जाते हैं और अकाउंट्स बनाए जाते हैं। टेलीग्राम के अलावा वो कौन कौन से ऐप्स हैं जो क्राइम वर्ल्ड में बारहा इस्तेमाल किए जा रहे हैं? आजकल साइबर क्रिमिनल्स नए नए प्रकार के ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। टेलीग्राम तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि टेलीग्राम अपनी जो जानकारी है भारत में स्थित लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस को नहीं देता है, बल्कि साथ ही साथ न केवल ये नए ऐप्स आ रहे हैं, आज ज्यादा तवज्जो या ध्यान आज साइबर क्रिमिनल्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पड़ चुका है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो नए टूल्स आ गए हैं उसका वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दो महत्वपूर्ण टूल जो आज अत्यंत लोकप्रिय हो गए हैं साइबर क्रिमिनल्स के अंतर्गत, तो वो पहला है फ्रॉड जीपीटी और दूसरा है गोस्ट जीपीटी। फ्रॉड जीपीटी यानी कि एक ऐसा टूल जो आपको नए नए प्रकार के फ्रॉड्स करना सिखाता है जो आज तक मानव मात्र के इतिहास में नहीं किए गए हैं, और दूसरा है गोस्ट जीपीटी जिसका उद्देश्य होता है कि आपको नए नए प्रकार के मिलिशियस प्रोग्राम, मिलिशियस कोड लिख कर दें ताकि आप वो कोड को अपने टारगेट व्यक्ति के सिस्टम में भेजें ताकि उसके सिस्टम को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सके, उसके डेटा को चुराया जा सके और उसके डेटा और उसके लीगल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये तो कांस्टेंट एक यात्रा है, नए नए प्रकार के टूल्स उपलब्ध होते रहेंगे और ये साइबर क्रिमिनल्स जो टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा लेस हैं, टेक सेवी हैं, वो लगातार कोशिश करते रहेंगे कि कांस्टेंट नए टूल्स का वो इस्तेमाल कर सकें ताकि वो पकड़े ना जाएं, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। अब बात रोकथाम की। हमारे पास एक सिस्टम है और एक सिस्टम टेलीग्राम के पास भी है। यूजर्स भी तमाम चैनल्स बंद करवा सकते हैं उसको रिपोर्ट करके, और करवाते रहे हैं, और टेलीग्राम स्वतः संज्ञान के तहत भी इन चैनल्स को ब्लॉक करता है। लेकिन घटनाएं हो रही हैं, अपराध हो ही रहे हैं। सवाल है कि मौजूदा फ्रेमवर्क में ऐसे क्या बदलाव किए जाएं ताकि प्राइवेसी भी दांव पर ना लगे और इस तरह के अपराध भी ना हो। सुनते हैं एक्सपर्ट को। इस पूरे मामले में कानूनी व्यवस्था को समझने के लिए 4 उसके पहलू को समझना जरूरी है कि वो कौन से 4 पहलू हैं जिस पे कानून लागू होना चाहिए या नहीं होता है। तो सबसे पहले जो लोग वीडियो बनाते हैं उनको आप यूट्यूबर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो उन यूट्यूबर्स के लिए भारत में कोई कानून नहीं है। कोई कहीं भी जाकर के किसी का भी वीडियो बना दे और पब्लिक प्लेस में, तो देखा जाए तो राइट टू प्राइवेसी है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2017 का जिसके अनुसार राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, लेकिन भारत में सार्वजनिक स्थान पर वीडियो बनाने में कोई रोक नहीं है। अब दूसरी बात आती है उन लोगों की जिनके वीडियोस बनते हैं और वो उनको साइबर सुरक्षा का अपना ज्ञान नहीं है,
और वो अपने वीडियोस को सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को उनकी पिक्चर्स या वीडियोस मिल जाती हैं। तो ये आ गया क्रिएशन ऑफ वीडियो। अब दूसरी बात आती है कि जैसे गुजरात में जो मामला हुआ और उसमें सीसीटीवी हैक करके जो किया गया, ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि पूरे देश में सीसीटीवी का एक सिस्टम बन गया है, लेकिन उस सीसीटीवी के सिस्टम में डेटा की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। और सीसीटीवी का डेटा एक्सेस किसी के पास भी है, कहीं पर भी है, लोग कहीं भी फुटेज मांग लेते हैं। और सीसीटीवी का डेटा एक इस तरीके की चीज बन गई है कि तो कोई किसी तरीके का कहीं कोई वो नहीं है, कानूनी व्यवस्था नहीं है, जबकि भारत में कॉल सेंटर या केबल टीवी के बारे में कानून है। अब तीसरी बात आ गई कि जो टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे भारत के कानून कैसे लागू हों और किस तरीके से उनको इस तरीके वीडियोस को हटाने के लिए पुलिस के पास अथॉरिटी हो। यहाँ पर हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की वीडियोस हटाने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार के आईटी मंत्रालय ही आदेश जारी कर सकता है। इसीलिए अभी जो दिल्ली स्टेशन में रेलवे के जो वीडियो हटाने की बात कही है, उसके कानूनी औचित्य पर बात हो रही है, या इलाहाबादिया के मामले में आईएनबी मिनिस्ट्री ने, ह्यूमन राइट कमीशन ने बोला, उस पर भी हो रही है, क्योंकि सिर्फ आईटी मिनिस्ट्री कर सकती है। अब चौथा बात आ गई कि ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम की अगर वीडियोज अपलोड हो गए तो उनको हटाया कैसे जाए। इस बारे में सन 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट में के एन गोविंदाचार्य की याचिका, जिसको मैंने आर्गू किया था, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला था कि ये सारी टेक कंपनियां इंटरमीडियरी हैं आईटी एक्ट के हिसाब से, और इनको शिकायत अधिकारी की व्यवस्था करनी चाहिए और उसमें 36 घंटे के भीतर ऐसे वीडियो हटाने के बारे में प्रावधान होने चाहिए। लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। साल 2021 में नए आईटी इंटरमीडियरी रूल्स आए, जिन्हें 2023 में लागू किया गया, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई एक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं। तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बोलते हैं कि हम जवाबी तरीके के हम टैरिफ लागू करेंगे, लेकिन अमेरिकी टेक कंपनियों पे भारत के कानून लागू नहीं होते हैं, ये बड़ा मसला है। और उसको हम सिर्फ टेलीग्राम में सीमित करके पूरी समस्या की गहराई को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है कि इससे हम सीख लेंगे और एक बेहतर समाज बनाने की ओर बढ़ेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब सुर्खियां। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में SLBC यानी श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी की सुबह ढह गया। 8 वर्कर्स इस टनल में फंसे हुए हैं। इनमें से 2 इंजीनियर, 2 ऑपरेटर और 4 मजदूर शामिल हैं। इन सभी के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज तीसरे दिन भी इन्हें टनल से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 22 फरवरी की सुबह 50 से ज़्यादा वर्कर्स बोरिंग मशीन के साथ टनल में घुसे थे। वो टनल में अंदर करीब 13.5 किलोमीटर तक पहुंचे कि सुरंग का एक हिस्सा अचानक ढह गया। बोरिंग मशीन के आगे चल रहे वर्कर्स वहीं फंस गए, जबकि 42 कर्मचारी सुरक्षित बाहर निकल आए। आर्मी, NDRF, SDRF के अलावा राज्य सरकार की अन्य एजेंसियां भी इन वर्कर्स को बचाने में लगी हुई हैं। NDRF की टीम टनल के अंदर धंसे हिस्से तक पहुंच गई है। हालांकि खबर लिखे जाने तक उसमें फंसे वर्कर्स की कोई जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। टनल के अंदर पानी भरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत भी आ रही है। इस पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बदावत संतोष ने बताया, फिलहाल पानी को बाहर निकालने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त उपकरण भी दिए जा रहे हैं। So we added additional pumps. Dewatering is being done, consisting of Army, NDRF, and SDRF. They are going inside with the additional equipments like proboscopes and other requirement, whatever they have identified yesterday, and they are continuing with the rescue operations. LNT के एंडोस्कोपिक ऑपरेटर दोवदीप ने कहा कि एंडोस्कोपिक कैमरा से हम देख सकते हैं कि टनल के अंदर क्या हो रहा है। हमने उत्तराखंड में भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऐसा ही किया था। तेलंगाना सरकार के मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा, हमारी कोशिश जारी है, लेकिन मजदूरों को बचाने की संभावना कम है। मड तो पूरे मड है, पाँव रखे तो अंदर घुस जा रहा, तो उसके ऊपर जो है वुडन फ्रेम्स का दाल लेके एक के पीछे एक दाल लेके जो है सामने जाना पड़ेगा। मिशनरी नहीं जा सकता। चांसेस ऑफ सर्वाइवल आई कांट प्रेडिक्ट। चांसेस आर नॉट दैट गुड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से फोन पर बात की और वर्कर्स को बचाने के लिए सभी जरूरी प्रयास करने के लिए कहा। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री मोदी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार और असम के दौरे पर हैं। ये दौरा 23 फरवरी से शुरू होकर के 25 फरवरी को समाप्त होगा। आज प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करने भोपाल पहुंचे। समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि MP में निवेश करने का यही सही समय है। बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने
ट्रांसफॉर्मेशंस का नया दौर देखा है। एक समय था जब यहां बिजली, पानी की बहुत सारी दिक्कतें थी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो और भी खराब थी। ऐसे हालत में यहां इंडस्ट्री का विकास बहुत मुश्किल था। बीते 2 दशक में, 20 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के सपोर्ट से यहां की बीजेपी सरकार ने गवर्नेंस पर फोकस किया। 2 दशक पहले तक लोग एमपी में निवेश करने से डरते थे। आज एमपी इन्वेस्टमेंट के लिए देश के राज्यों से सब राज्यों में टॉप के राज्यों में उसने अपना स्थान बना लिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री बिहार के भागलपुर पहुंचे। खुली जीप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वो लोगों का अभिवादन करते हुए मंच तक आए। प्रधानमंत्री ने मंच से बिहार के लिए 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के 6 साल पूरे होने पर देश भर के 12 करोड़ किसानों के लिए इसकी 19वीं किस्त भी जारी की गई। जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर हमला किया और ये कहा, जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। बिहार के बाद प्रधानमंत्री असम के झूमर बिंदिनी कार्यक्रम में शामिल हुए। ये असम की चाय जनजाति और अनुसूचित जनजातियों का पारंपरिक नृत्य है। कल यानी 25 फरवरी को प्रधानमंत्री गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का उद्घाटन करेंगे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। बिक्की डॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आप मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।